हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। चूरू एंड बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑनर्ड विथ पीएम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड। ये जो चूरू जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है राजस्थान का, और बिष्णुपुर जो ज़िला है मणिपुर का, इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को पीएम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है? क्योंकि खेलो इंडिया स्कीम के तहत इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ने क्या किया है, स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सलेंट तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और भी स्पोर्ट्स को लेकर के जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट बहुत शानदार तरीके से खेलो इंडिया स्कीम के तहत इन दोनों जिला के द्वारा किया गया है। इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड सेरेमनी था कब दिया गया? सिविल सर्विस डे जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 15वां सिविल सर्विस डे था। उसी के शुभ अवसर पे यहाँ पे दिल्ली में जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था वहीं पे यहाँ पे इसको दिया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का कहाँ पे होने वाला है? बेंगलुरु में है। इसका मैस्कॉट क्या है? वीरा इसका रखा गया है। तो ये डिस्ट्रिक्ट दो इम्पॉर्टेंट है, चूरू जो कि राजस्थान में आता है और बिष्णुपुर जो कि मणिपुर में आता है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग, यूनिसेफ इंडिया साइन पैक्ट ऑन एसटीजी फंक्शनिंग फोकसिंग ऑन चिल्ड्रेन। जो हमारा नीति आयोग है और जो यूनिसेफ इंडिया है, तो इन्होंने क्या किया है, एक पैक्ट को साइन किया है जो हमारे जो चिल्ड्रेंस हैं उन पे जो एक एसटीजी है, उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको लेकर के नीति आयोग और यूनिसेफ ने एक पैक्ट को साइन किया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विथ फोकस ऑन चिल्ड्रन, खास करके बच्चों में आगे आने वाले टाइम में उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनके स्किल्स, पढ़ाई लिखाई और भी सारी चीज़ों में कैसे उनको डेवलप करा जा सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने एक एसटीजी साइन किया है चिल्ड्रन को फोकस करते हुए। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के दोनों ने मिलकर के क्या किया है, एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, लॉन्च ए रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट। जो बच्चा लोगों का डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल हो, हर दृष्टिकोण से उनका डेवलपमेंट हो, तो इसका थीम बेसिकली यही है। और 2030 को लेकर के जो हमारा एक एजेंडा है इंडियाज कमिटमेंट्स को लेकर के और यूनिसेफ के बीच में, तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने एक साइन पैक्ट किया है बच्चों को लेकर के, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अभी हमारे बने हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं 29वें। इनका क्या नाम थे? जनरल लेफ्टिनेंट इनका मनोज पांडे जी थे, बट ये क्या है, इनका भी नाम क्या है? मनोज कुमार कटियार। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मनोज कुमार कटियार जी इनको क्या बनाया गया है? नेक्स्ट डीजी, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है मिलिट्री ऑपरेशंस का, जबकि मनोज पांडे जी क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स बने हुए हैं। तो इनको बनाया गया, ये 1 मई से इनका कार्यभार संभालेंगे। और इनका अगर बैकग्राउंड की बात करी जाए तो ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। स्ट्राइक फॉर्मेशंस डैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना को लेकर के जो ऑपरेशंस करे जाते हैं, इसके फॉर्मेशंस, स्ट्राइक फॉर्मेशंस को लेकर के काफ़ी उसमें अपना रोल प्ले कर चुके हैं। और ये ही हैज़ ऑल्सो वर्क एट डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज़ एट आर्मी हेडक्वार्टर। आर्मी हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल स्टाफ्स की भी वहाँ पे पदभार संभाल चुके हैं। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। पांडे जी क्या है? चीफ हैं आर्मी स्टाफ के, बट ये कटियार जी क्या है? मनोज कुमार कटियार जी नेक्स्ट डीजी हैं किसके? मिलिट्री ऑपरेशंस के। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली न्यू चीफ सेक्रेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड, जिनका नाम क्या है? नरेश कुमार। दिल्ली के जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम नरेश कुमार है, उनको अपॉइंट किया गया है। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके पहले दिल्ली आने से पहले वो अरुणाचल प्रदेश के क्या थे? चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये नाम याद रखना है, नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी बने हैं दिल्ली के। नेक्स्ट है हमारा अमित शाह इनागुरेट्स 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस इन भोपाल। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया है? ये 48वां 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को भोपाल, जो कि भोपाल में हुआ, उसका शुभारंभ किया गया है। ये क्या करेंगे? ही ऑल्सो अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेस्ट कमिटी एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 2। ये क्या करेंगे? जो फॉरेस्ट कमेटी को लेकर के जो कॉन्फ्रेंस है उसको भी ये अटेंड करेंगे, वो भोपाल में ही होने वाला है।
और क्या करेंगे, ही ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरेस्ट विलेज टू रेवेन्यू विलेज। और एक स्कीम, ये प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है फॉरेस्ट वाला जो जिला है उसको रेवेन्यू विलेज बनाने का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रोसेस को भी यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ यही है कि ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ है, एक तो भोपाल में हुआ है, किसके द्वारा, सॉरी कितने नंबर का है, 48 नंबर का है, अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स डेफ कनेक्ट 2.0। ये डेफ कनेक्ट 2.0 ऑर्गेनाइज्ड बाई IDEX-DIO। ये जो राजनाथ सिंह है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्हीं के द्वारा डेफ कनेक्ट 2.0 का शुरुआत किया गया है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, IDEX-DIO जिसको बोलते हैं डिफेंस एक्सलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। इसमें बेसिकली क्या, इसमें कौन कौन अटेंड लिया है, जो इनोवेटर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम द कंट्रीज लीडिंग इंडस्ट्री इन द डिफेंस सेक्टर। जो भी डिफेंस सेक्टर में जो अपना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं या फिर जो अपनी नई तकनीक से कुछ डिफेंस सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, इनोवेटर्स जो लोग हैं चाहे इन्वेस्टर हैं, तो इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वे अपना जो एक आइडिया, इनोवेटिव आइडिया है या फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ये प्लेटफॉर्म होगा। ये जो IDEX था किसके द्वारा, हमारे PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में, टू प्रोवाइड एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस स्टेक होल्डर। ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लगा करके कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो डेफ कनेक्ट 2.0 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, IDEX-DIO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रसिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रसिया के द्वारा हाल ही में एक सरमट नाम का एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, प्लेस्टिक स्टेट टेस्ट कॉस्मोड्रोम इन द नॉर्थ वेस्ट रसिया का एक पार्ट है अखरांगल, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का, इसमें बहुत सारा हाईएस्ट टैक्टिकल और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हैं और काफ़ी एडवांस तरीके का मिसाइल है जो कि क्या सक्षम है, इज़ एबल टू ओवरकम ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटी मिसाइल डिफेंस। जो भी मिसाइल्स को, एंटी मिसाइल डिफेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये हाईटेक बनाया गया है। तो नाम ये याद रखना है, सरमट जो इंटरकॉन्टिनेंटल ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है रसिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट विल सेटअप इन तेलंगाना। दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर जो ऑटो वगैरह टाइप होते हैं, तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का एक मेकिंग प्लांट, पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ पे बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट होगा तेलंगाना में। वो कौन सी कंपनी यहाँ पे इसको स्टेब्लिश करने जा रही है, बिलिटी करके है, ये क्या नाम है इसका, बिलिटी इलेक्ट्रिक्स इंक, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, जो यूनाइटेड स्टेट डेट मीन्स अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो कि कहाँ पे, तेलंगाना में, यहाँ पे इन लोग स्टेब्लिश करने जा रहा है। ये बेसिकली दो फेज में इसको बनाया जाएगा। टोटल ओवर एरिया यहाँ पे, टोटल यहाँ पे एरिया 200 एकड़ यहाँ पे लिया गया है। पहले फेज में 13.5 एकड़ पे काम होगा और उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 18,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ईयर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर कर देगा। और जो ये 2023 तक ही ऑपरेशन में आ जाएगा, 2023 से यह काम करना शुरू कर देगा। और दूसरी रही बात, ये तो 13.5 ये पहले फेज की बात करी जा रही है, और जो दूसरे फेज की बात करी जाए तो जो लार्जर पार्ट होगा वो क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, एक साल में 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर साल वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जो कि इसका टारगेट कब है, 2024 से ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, काम करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यही सारी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया। और तेलंगाना से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें तो वहाँ की कैपिटल कहाँ, हैदराबाद है। वहाँ के गवर्नर कौन है, अभी तमिलिसाई सुंदर राजन वहाँ के गवर्नर हैं, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव जी हैं। नेक्स्ट है हमारा नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स 33 NH प्रोजेक्ट्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। हमारे जो नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, इन्होंने 33 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का जो एक शुभारंभ किया रायपुर के छत्तीसगढ़ में। उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है
जो कि इसका लागत यहाँ पे बताया जा रहा है 9240 करोड़ रुपीस। ये जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, ये क्या करेगा, बहुत ही आसान कर देगा कनेक्टिविटी को। जो छत्तीसगढ़ से जो बॉर्डर शेयर करने वाले जो स्टेट्स जैसे ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र, और इन सारे स्टेट्स को लेकर के कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से इसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। द रोड नेटवर्क कनेक्ट द बैकवर्ड एरिया विद डेवलप्ड एरिया। और इस कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो भी बैकवर्ड एरिया है वो क्या, उनको एक कनेक्टिविटी मिलेगा ताकि वो एक डेवलप एरिया से कनेक्ट हो जाए। और इससे क्या होगा, उसका जो कल्चरल और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे उसको बढ़ावा मिल सकता है इस प्रोजेक्ट्स के जरिए। तो ये याद रखना है 33 NH नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, जो कि रायपुर में यहाँ पे नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन मुंबई। जो सर्बानंद सोनोवाल जो हमारे पोर्ट मिनिस्टर हैं, शिपिंग और आयुष मंत्रालय भी यहीं संभालते हैं, इन्होंने ही क्या किया है, एक अनाउंस किया है पहला कॉन्फ्रेंस जो कि इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस है, जो कि मई 14 और 15 को 2022 में इसका ऑर्गेनाइजेशन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। तो इसका एक पहला कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया गया है। इन्होंने क्या किया है, दो चीज़ यहाँ पे लॉन्च करी है, एक तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरा लोगो एंड मैस्कॉट। इस मैस्कॉट का नाम क्या है, कैप्टन क्रूजो के नाम से इसका मैस्कॉट रखा गया है। और इसका वेबसाइट जो दे रखा है IICC2020.in यहाँ पे साइट दे रखा है। और दूसरा बताया जा रहा है कि आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल जो आ रहा है कहाँ पे, BFX इंदिरा डॉक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज जो टर्मिनल है वो 2024 तक कमीशन कर दिया जाएगा। खास करके यहाँ पे इसका मेन मोटो यही है कि जो क्रूज को लेकर के जो एक हमारा एक टूरिज्म बढ़े, लोगों में क्रूज को लेकर के यहाँ पे उनको जागरूकता बढ़े और यहाँ पे वो लोग जा कर के इस जर्नी को लाभ उठा सकें। तो बेसिकली यही पर्पस है। नेक्स्ट हमारा अटल पेंशन योजना, टोटल इनरोलमेंट्स क्रॉस्ड 4 करोड़। ये अटल पेंशन जो योजना है उसका एक डेटा सामने आया है, उसमें ये बताया जाता है कि टोटल इनरोलमेंट्स जो हैं 4 करोड़ से भी पार कर गया है। अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू किया गया था। ये बेसिकली है क्या, जो हमारे नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो काम करते हैं वैसे लोगों के लिए ये एक पेंशन प्रोवाइड कराता है। वो लोग क्या करते हैं, जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन, उनको तो पेंशन मिलता है नहीं, तो जो भी वो लोग कमाते हैं उनका कुछ पार्ट हर मंथली वो एक अकाउंट्स में डालेंगे और जब वो उनका एज 60+ हो जाएगा तो उससे हर महीने वो 5,000 या 4,000 वो आराम से एक पेंशन के तौर पे उठा सकते हैं। तो ये खास करके उन लोगों के लिए योजना बनाई गई थी जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनको तो पेंशन प्रोवाइड होता ही है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इस स्कीम के, इस योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर सेक्टर में काम करते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, तो ये डेटा आ रहा है कि 4 करोड़ से ज़्यादा इसमें इनरोलमेंट हो गया है। ये बहुत सारे बैंक का इसमें पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 71% जो इनरोलमेंट है केवल PSB से आया हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक से आया हुआ है। 19% RRBs रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें यहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है। 6% प्राइवेट सेक्टर बैंक और 3% पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे इस योजना के तहत अपने पैसे को उसमें जमा किए हैं। बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, BOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या हैव अचीव्ड देयर एनुअल टारगेट इन पब्लिक सेक्टर बैंक कैटेगरी। इस कैटेगरी PSB की बात करें तो ये जो बैंक्स हैं ये इस में सबसे ज़्यादा एक बोल सकते हैं हायर यहाँ पे इन लोग का रैंक है और इन्होंने टारगेट बहुत अचीव किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, इस योजना को। नेक्स्ट है हमारा NTPC दिल्ली एंड जल बोर्ड। ये NTPC और दिल्ली जल बोर्ड इन्होंने क्या किया है, एक MOU साइन किया है, ज्वाइन हैंड्स किया है टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। जो भी वेस्ट वगैरह निकलता है, जो भी स्लज है, उसको एक ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के यहाँ के एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। कोलाबोरेटेड विथ दिल्ली, ये जो NTPC है दिल्ली जल बोर्ड DJB के साथ इन्होंने कोलाबोरेटेड किया हुआ है। यूटिलाइज द रेसिड्यूज प्रोड्यूस इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो STP हैं, जो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें जो वो रेसिड्यू, डेट मीन्स जो अवशेष या फिर जो बच जाते हैं कचरा के तौर पे बोल सकते हैं, उसको ये क्या करेगा, ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करने के यहाँ पे टेक्निक्स लगाया जा रहा है। तो ये जो वेस्ट स्लज है जो कि वो क्या करेगा,
उसको बॉयल करके या फिर और भी तकनीक से उसको अलग एनर्जी, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस ग्रीन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हेल्प टू कन्वर्ट एसटीपी स्लज इनटू एनर्जी। तो जो भी स्लज मतलब क्या हो गया, जो कूड़ा क्या बोल सकते हैं, कीचड़ वगैरह है, स्लज वो जो निकलता है उसे एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो CO2 का जो इमिशन होता है उसको भी ये कम करेगा। ये अगर डेटा की बात करें तो STP जो है, जो सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट्स है, पर डे ये 800 मीट्रिक टन ये स्लज ये निकालते हैं, जो कि मलबा जो कीचड़ वगैरह होता है यहाँ पे 800 मीट्रिक टन तक पर डे की बात करी जा रही है। तो बड़ा ये शॉकिंग डेटा है। तो इसको ये क्या करेगा, ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफ़र करेगा। तो NTPC और दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ पे टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह नेम्ड विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये जो विजडन हैं, इन 5 क्रिकेटर्स को यहाँ पे चुना गया है, जिसमें से रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह भी यहाँ पे शामिल हैं। तो हमारे रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन है क्रिकेट टीम के, और जसप्रीत बुमराह ये पेसर है, बॉलर हैं। तो इन दोनों को भी 5 क्रिकेटर्स में शामिल किया गया है। और जो 3 हैं उनके नाम क्या हैं, ओली रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, डैनी वान ये साउथ अफ्रीकन वोमेंस प्लेयर है, डैनी वान्स ये साउथ अफ्रीका की वोमेंस प्लेयर है, और डेवॉन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं। तो ये रहे 3, टोटल 5 विजडन्स 5 क्रिकेटर्स मिला हुआ है, जिसमें से इंडिया की बात करी जाए तो हमारे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं। अगर लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की बात की जाए, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के जो मिला है, किसको मिला है, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जोए रूट को यहाँ पे दिया गया है। और लीडिंग वोमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको दिया गया, लेस्ली ली जो साउथ अफ्रीका की है उनको दिया गया। और लीडिंग T20 क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान जो कि बहुत अच्छे प्लेयर है पाकिस्तान के, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 2 वोमेन ओन ब्रॉन्ज इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। यहाँ पे 2 वोमेन्स जो कि जिनका नाम क्या, सरिता मोर और सुषमा को ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई है इंडिया की तरफ से, जो कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि मंगोलिया में हो रहा था। सरिता मोर 59 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीत हासिल करी है, ये जो ब्रॉन्ज मेडल, और सुषमा 55 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीत हासिल करी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।